नवीनतम इंटरव्यू के प्रश्न। बेसिकली 2020 में कुछ प्रश्न आगे भी बताते रहेंगे, चिंता मत करिए। लाइफ टाइम बैच है, ईश्वर की कृपा बनी रहे। 2020 में कुछ प्रश्न हमें याद आ रहे हैं। हमारे स्टूडेंट्स ने बताए थे कि वो कुछ अद्भुत और अजीब प्रश्न थे। वैसे नहीं जैसे यूट्यूब पे होते हैं, वो तो अश्लील और वाहियात और गंदे प्रश्न होते हैं। ऐसे प्रश्न इंटरव्यू में नहीं पूछे जाते। ऐसे प्रश्नों से आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइए। जैसे यूट्यूब पे होते हैं कि इंटरव्यू बोर्ड ने पूछा कि एक नाव में 3 सवार हैं और फलाना, और उसमें एक भेड़िया भी है और उसमें शेर भी है और एक बकरी भी है, और वो कैसे एक दूसरे को बिना खाए वहाँ पहुँचाया जाए। ये सब वाहियात क्वेश्चन है। गांव के पुलिया बैठे बुजुर्ग लोग जो है यूथ से पूछा करते थे, युवा लोगों से, और उनका परीक्षण किया करते थे। ऐसी ऐसी बातें, ये सब प्रश्न नहीं पूछे जाते। इससे भी ज़्यादा जो अश्लील प्रश्न है कि मैं आपकी बहन के साथ भाग जाऊं तो आपको कैसा लगेगा, उत्तर भी बताया जाता है आइडियल के बहुत अच्छा लगेगा सर, आपसे ज़्यादा योग्य वर कहाँ मिलेगा। 60 65 70 साल के लोग वहाँ बैठे हुए हैं, वो बहन के लिए योग्य वर होंगे? ये मूर्खतापूर्ण बात नहीं है तो क्या है? और ये एकदम बेवकूफ़ी की बात है। किसी दिन आपकी माँ बताएं कि वो एक वेश्या थी तो आपको कैसा लगेगा? ये सब प्रश्न नहीं पूछे जाते। लड़कियों से कि तुम्हारे आगे गोल गोल क्या लटक रहा है, ये सब यूट्यूब पर पड़े हुए हैं तमाम वीडियोस, जिसमें ये कहा जाता है कि ये इंटरव्यू के प्रश्न हैं आईएएस के। बिल्कुल नहीं है, कभी भी नहीं है, भ्रमित मत होइए। जब भी कभी आईएएस के इंटरव्यू के नाम पे, और दृष्टि वाले तो बहुत ही फर्जीफिकेशन करते हैं, क्योंकि वो जो है एक फर्जी इंटरव्यू बोर्ड तैयार करते हैं, उसमें वो जो है विकास जी बैठ जाते हैं और वो इंटरव्यू पूछा करते हैं, इतने बड़े भारी विद्वान बन के, जिन्हें खरगोश कहना भी नहीं आता, खरगोश कहते हैं। इतना तक उनको तो आता नहीं है बोलना। जो है अब क्या करें, प्रसिद्ध हैं, वही तो प्रसिद्ध हैं। करोड़ों लोग उनके मुरीद हैं। एग्जैक्टली करोड़ों ही मुरीद होंगे जब 10 लाख लोग उनकी वीडियोस देखते हैं। लेकिन फ़िलहाल वो प्रश्न नहीं पूछे जाते। उसमें वो लोग आईएएस में सेलेक्टेड लोगों को बुला लेते हैं और बुलाने के बाद फिर एक मनगढ़ंत इंटरव्यू चलता है वहाँ। तो ये सब उचित नहीं है, ये सब चीज़ें ठीक नहीं है। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, आप लोगों ने लाइक करते हैं। आप लोग का मतलब छात्र लाइक करते हैं और बेवकूफ़ बनते हैं, फंसते हैं, कुछ भी मिलता नहीं है, कुछ हासिल नहीं होता। क्या कहा जाए, इससे ज़्यादा और क्या कह सकते हैं। आप लोगों को मेरा छोटे से छोटा बैच नहीं ज्वाइन करना है, लेकिन वहाँ पर बड़े से बड़े बैच ज्वाइन करके फिर रोते हुए भी आते हैं। तमाम लोगों ने मुझे लिखा है कि सर मैं वहाँ फंस गया, मैं 7 लाख बर्बाद कराया, मैं 5 लाख बर्बाद कराया, मैं 3 लाख बर्बाद कराया, मैं इतने कराया। भाई रहने खाने में भी तो खर्चा होता है दिल्ली में। तो इतना सब मैंने किया और ये सब में कुछ भी हाथ नहीं लगा मुझे। ये सब अब मेरे पास इतना भी पैसा नहीं कि मैं आपका छोटे छोटा बैच ज्वाइन कर सकूं। मत करिए, कौन कह रहा है करने के लिए। कुल मिला के बात यह है कि भ्रमित मत होइए। इंटरव्यू में एकदम आप बिल्कुल ये मत सोचिए कि क्या पूछा जाता है, इसके लिए परेशान ही मत होइए। मेरा एक सूत्र अगर आप याद रखेंगे, जो मैं अपने, मेरा एक बैच है जो कि इंटरव्यू के लिए है पर्टिकुलरली, आनंद, वो क्या कहते हैं, उसका नाम है पर्सनैलिटी प्लस। अभी फ़िलहाल वो 11,000 का है जब ये वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ। आगे जब भी कभी ज्वाइन जिसको करना हो तो पूछ के करे कि कितने का है या क्या डिस्काउंट्स हैं। तो अभी तो मैं डिस्काउंट भी दे रहा था इसमें। फैक्ट ये है ना कि इंटरव्यू में एक सूत्र याद रखिए। आज जो मैं आपको बता रहा हूँ, फिर मैं आपको प्रश्न बता रहा हूँ जो रियल प्रश्न हैं जो पूछे गए। सूत्र याद रखिए कि जैसे आपके घर के बड़े आते हैं, मान लीजिए घर में कोई मिलने आया, आपके ताऊ जी, चाचा जी, मामा जी, नाना जी, मामा जी, मौसा जी इत्यादि, या कोई भी बड़े अंकल जी आए, तो आपको बुलाया जाता है कई बार कि अंकल जी आए हैं, मिल लो। तो आप उनके पास बैठते हैं तो अंकल जी क्या पूछते हैं? ज़्यादातर अंकल जी पढ़ाई लिखाई के बारे में पूछते हैं। कुछ अंकल जी लोग थोड़ा अलग हट के भी पूछते हैं। कुछ लोग जो ज़्यादा जागरूक होते हैं देश दुनिया की बातें में पूछ लेते हैं, करियर के बारे में पूछते हैं, है ना, या आप जहाँ नौकरी कर रहे हैं वहाँ के बारे में पूछ लेते हैं। आपने अगर एक नौकरी छोड़ी दूसरी पकड़ी तो उसके बारे में भी पूछ लेते हैं, बेटा उसमें वो तुमने छोड़ी, मैंने सुना है तुमने रिलायंस छोड़ के तुमने जो है वो टाटा ज्वाइन कर लिया है, तो क्या दोनों में फ़र्क है, कोई विशेष बात लगी आपको क्या? ये बातें तो अंकल जी भी पूछते हैं। इंटरव्यू बोर्ड का मतलब है वहाँ 5 अंकल जी बैठे हैं, वो आपके अपने हैं, वो गैर नहीं हैं, पराये नहीं हैं। बड़े प्यार से बात करते हैं, बिल्कुल आपको धमकाते नहीं हैं, डराते नहीं हैं, उल जलूल प्रश्न नहीं करते हैं, अश्लील प्रश्न नहीं करते हैं, आपसे एकदम बात करते हैं।
भाई आप उनके घर में जा रहे हो, यानी कि आप सरकारी नौकरी में जा रहे हो, वो पहले से हैं, तो आप उनके घर में आने वाले हो तो आपसे थोड़ी बातें करनी है उनको। दे आर जस्ट इंटरेस्टेड इन टॉकिंग टू यू ओनली, दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन हैरेसिंग यू। मजाक वजाक नहीं बनाते। यूपी पीसीएस में कभी कभी ऐसे ही मजाक बना देते हैं कि जैसे इस तरह से मजाक बना लेंगे, और लो भाई इनकी सुनो, ये जा रहे हैं पीसीएस में, पता नहीं क्या तीर मारेंगे जाके। ऐसा तो अंकल जी भी तो कह देते हैं, हमारे ताऊ चाचा भी तो ऐसे ही बोल देते हैं कि क्या करोगे यार जाके वहाँ, क्या तुम नया तीर मार लोगे वहाँ जाके। तो उसमें ये मत सोचो कि वो तुम्हें डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, या तुम नर्वस हो जाओ। नर्वस होने का तो कोई मतलब ही नहीं है। तो मेरा ये सूत्र याद रखिए, इंटरव्यू इज ईजिएस्ट थिंग इन यूपीएससी, टफेस्ट एंड हार्डेस्ट इज प्रिलिमिनरी, और मध्यम दर्जे का है मेंस, और सबसे आसान है इंटरव्यू। आप लोग उल्टा सोचते हो, आप लोग सोचते हो टिक मार्क करेंगे प्री हो जाएंगे, लिखना ही तो है आंसर, मेंस लिख लेंगे। इंटरव्यू बड़ा कठिन है भाई, आप लोग सिरे से उल्टा सोचते हो। आप लोग पहले प्री की तैयारी करते हो, फिर मेंस की करते हो, फिर इंटरव्यू की। बिल्कुल उल्टी तैयारी। पहले पर्सनैलिटी डेवलप करिए, फिर राइटिंग स्किल डेवलप करिए, प्री तो फ्री है। ये मेरा सूत्र है। तो जो प्रश्न अभी 2020 में चर्चित थे, आप लोगों ने नहीं सुने होंगे, वो प्रश्न ये थे कि आप क्या अनुभव करते हैं कि देश में जो राजनीतिक उठापटक जब जब होती है तो किन कारणों से होती है। तो आपको बताना होगा, अगर आप कहते हैं कि सरकार बदलने से होती है, तो सरकार बदल गई तो उठापटक तो हो चुकी, लेकिन उठापटक किन दिनों होती, जैसे आज जब यूपी का चुनाव होने को है, अगर मान लो तो देखो वो मुलायम सिंह जी की बहू रानी जो है वो भाजपा में शामिल हो गई, भाजपा के 5-6 विधायक जो हैं वो उसमें शामिल हो गए, ये उठापटक है। तो आपको ये बताना चाहिए कि राजनीतिक उठापटक जो है सरकार बनाने के प्रयासों के कारण होती है। राइट आंसर है एकदम। सरकार बनाने के प्रयास जब तेज हो रहे होते हैं, कहीं भी चुनाव होने को होते हैं, उपचुनाव होने को होते हैं, या मिलीजुली सरकार बनी होती है तो सरकार पलटने का प्रयास होता है, यानी कुल मिला के सरकार बनाने का प्रयास जब भी होता है तो राजनीतिक उठापटक होती है। एक राजनीतिक प्रश्न और बहुत चर्चा में था कि सामाजिक सोशल ऑर्डर, सामाजिक व्यवस्था और राजनीति का क्या संबंध है। इसका आइडियल आंसर ये है कि सामाजिक व्यवस्था राजनीति से जुड़ी हुई है, और ये अन्योन्य आश्रिता का संबंध है, म्यूचुअल डिपेंडेंस है, एक दूसरे के संबंधित है। सामाजिक अस्थिरता होगी तो राजनीति भी अस्थिर होगी, क्योंकि जनता जो चाहती है, पॉलिटिकल पार्टीज उसे वो देने का वादा करके सत्ता में आना चाहते हैं। आप घृणा चाहते हैं तो घृणा देंगे आपको, आप समरसता चाहते हैं समरसता देंगे, विकास चाहते हैं तो विकास मिलेगा, शिक्षा चाहते हैं शिक्षा मिलेगा। दिल्ली के लोग शिक्षा चाहते थे, पानी बिजली चाहते थे, अरविंद केजरीवाल आ गए सत्ता में, है ना, और जम के आ गए, एक बार नहीं 3 बार आ गए। तो जनता जो चाहती है वही अगर पार्टी देती है तो वो पार्टी सत्ता पे काबिज हो जाती है। हमारे यहाँ यूपी में लोग जो है घृणा चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम नफरत चाहते हैं, मंदिर चाहते थे, या मंदिर तो पूरा देश चाहता है, खैर ठीक भी है, मंदिर तो चाहना ही चाहिए। राम जन्मभूमि, राम की जन्मभूमि अयोध्या में नहीं होगी तो कहाँ होगी, वहाँ खैराबाद में थोड़ी होगी, तो उसी जगह पे होनी है। लेकिन उसका चाहना घृणा पे आधारित नहीं होना चाहिए, समरसता पे आधारित होना चाहिए था। लेकिन फिलहाल जो भी हुआ, तो अब घृणा फैलाई जाती है। इसलिए फैलाई जाती है कि हम घृणा में बंटते हैं। तो आप इंटरव्यू में कह सकते हैं कि ये ध्रुवीकरण की राजनीति है, सामाजिक व्यवस्था प्रभावित होती है इससे, ध्रुवीकरण के कारण वोट बैंक बनते हैं। जब भी कभी जैसे दूध फटता है तो पनीर इकट्ठा हो जाता है एक तरफ, उसी प्रकार से जब समाज फटता है, समाज के बीच में दरार आती है, तो 2 ध्रुव पैदा हो जाते हैं, वोट बैंक अलग अलग हो जाते हैं। यही प्रयास सरकारें, राजनीतिक दल किया करते हैं। इस तरह के उत्तर इसमें आने चाहिए। इसी प्रकार एक प्रश्न बहुत ज़्यादा चर्चित था 2020 में कि वैक्सीन जो है उसका निर्माण जो किया जाता है, तो क्या सरकार स्वयं के कारखाने नहीं लगा सकती, बाहर से कंपनियों से क्यों बनवाई जा रही है, और तमाम सारे कारखाने सरकार स्वयं लगा ले। तो हमें कहना चाहिए कि R&D दोनों तरफ होता है, सरकारी भी होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सरकारी भी होता है, प्राइवेट भी होता है। आज का ज़माना विश्व में पूंजीवादी व्यवस्था का है, यानी कि जो आज का जो पॉलिटिकल ऑर्डर है, जो स्टेट ऑर्डर है, स्टेट ऑर्डर का मतलब होता है कि जो राज्य की व्यवस्था,
तो वो पूंजीवादी रुख की तरफ है, क्योंकि सरकारें धीरे धीरे अपना कार्य छोड़ रही हैं। उसका कारण है गवर्नेंस से गुड गवर्नेंस की ओर अग्रसर होना। गवर्नेंस जब गुड गवर्नेंस की ओर अग्रसर होती है तो सरकार जो बनती है तो अपने बहुत सारे काम जो हैं वो जनता पर छोड़ने लगती है धीरे धीरे। जैसे कि बच्चा जब बड़ा होने लगता है तो जब वो पहले छोटा होता है तो उसको गोद में लेके उठाया जाता है, फिर उसको पैदल चलते समय पकड़ के रखा जाता है, फिर धीरे धीरे उसको छोड़ा जाता है और इंडिपेंडेंट बनाया जाता है। तो इस समय स्टेट जो है वो पब्लिक को इंडिपेंडेंट बना रहा है, टाइप 2 स्टेट थ्योरी कहलाती है। तो ये टाइप 2 स्टेट है इस समय, यानी कि इस समय समाजवादी नहीं पूंजीवादी जो पैटर्न है वो ज़रूरी है, जिससे कि जो है कि हम पूंजी अर्जित करें, हम सरकारी नौकरी ना खोजें, हम एम्प्लॉयर बने, दूसरों को नौकरी दें। ये ज़माना आ चुका है। तो ऐसे में जो है सरकारी कंपनियों को ज़्यादा आश्रय और प्रश्रय नहीं दिया जा रहा है, ज़्यादा पैट्रोनाइज नहीं किया जा रहा है। ये प्रयास किया जा रहा है कि निजी कंपनियां अस्तित्व में रहें, निजी कंपनियां ही ज़्यादा काम करें, लेकिन सरकार उन पर निगरानी रखे। निगहबान सरकार का कंसेप्ट है आजकल, यानी इस समय केयर टेकिंग गवर्नमेंट का कंसेप्ट है, बीच की अवस्था है। समाजवाद पूरी तरह गया नहीं है, भारत के संविधान में समाजवाद शब्द अभी भी मौजूद है और पूंजीवाद आ गया है, यानी कि प्राइवेट व्यवस्था अर्थव्यवस्था को पूरी तरह हरी झंडी दी जा चुकी है, लेकिन सरकार की निगरानी उन पर है, जैसे कि इरडा है या जैसे रिजर्व बैंक है या जैसे कि जो है सेबी है या बहुत सारी संस्थाएं हैं सरकारी जो कि निजी कंपनियों पर, निजी संस्थाओं पर नियंत्रण कर रही हैं। और जो ई कॉमर्स पर भी जल्दी ही कोई कानून विशेष बनने वाले हैं, क्योंकि ई कॉमर्स कंपनियां भी मनमानी कर रही हैं। तो इस तरह के उत्तर इसमें दिए जाने चाहिए। 2020 का एक ट्रेंडिंग प्रश्न बहुत ज़्यादा ये था कि भारत में जो खेल हैं, भारत खेल के मामले में ओलंपिक्स को देखते हुए पिछड़ क्यों जाता है, क्या हो जाता है ऐसा कुछ इंडिया के लिए, आप इसके लिए क्या प्रयास करेंगे। तो जिलाधिकारी के रूप में, ये आईएएस के प्रश्न है, जिलाधिकारी के रूप में बहुत सारे प्रयास किए जा सकते हैं। ज़िले में स्टेडियम का रखरखाव, ज़िले में खेल सुविधाएं, ज़िले में यूथ को आकर्षित करना, खेल के लिए प्रोत्साहित करना, मोटिवेट करना, उन्हें समय देना, स्कॉलरशिप्स देना, ये सब काम जिलाधिकारी कर सकते हैं। तो इसके उत्तर में ये बातें कही जा सकती हैं। और ये कहा जा सकता है कि सरकारी योजनाएं तो हैं, सरकारी व्यवस्थाएं भी हैं, लेकिन जैसा कि एक बहुत फेमस उक्ति है कि पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। तो खेल प्राधिकरण और जो चयन समितियां हैं, जो सिलेक्शन बोर्ड हैं, उनको इतना ऑटोनॉमस बना दिया गया है कि उन लोगों में भ्रष्टाचार व्याप्त होने की शिकायतें लगातार मिलती हैं। सीधे सीधे कभी भी होल्ड मत करिए कि उनमें भ्रष्टाचार है या वो बहुत भ्रष्ट हैं, ऐसा मत कहिए। सरकारी संस्थाओं के लिए जब भी आपको भ्रष्टाचार की बात करनी हो, ये मुंह पे पट्टी लगी थी, मैंने देखा ही नहीं, तो जब भी आपको बात करनी हो तो आप कह सकते हैं कि पॉल एपलबी ने भारत में भ्रष्टाचार के ऊपर बहुत कुछ लिखा है। पॉल एपलबी, APPLEBY, कुछ लोग एप्पल बाई लिखते हैं ना, मुझे नहीं पता वो एप्पल बाई थे कि एप्पल बी थे, अब पता नहीं वही बाई थे या बी थे, फिलहाल हम तो उन्हें एप्पल बी पढ़ते हैं। तो पॉल एपलबी ने काफ़ी कुछ लिखा है। फ्रेडरिक्स ने तो हमेशा ये कहा है कि ये साला मॉडल होता है, प्रिज्मेटिक सोसाइटी है, और ये डिफ्रैक्टेड सोसाइटी और फ्यूज सोसाइटी के बीच की सोसाइटी है, इसमें तो भ्रष्टाचार इस प्रकार के होते हैं, भाई भतीजावाद है, बाजार कैंटीन मॉडल है वगैरह। फ्रेडरिक्स पढ़ लीजिए और फ्रेडरिक्स के आधार पर जवाब दे सकते हैं। फ्रेडरिक्स, RIGGS, फ्रेडरिक्स, FRED, फ्रेडरिक्स। कई बार लोग स्पेलिंग ही नहीं समझ पाते हैं क्योंकि पढ़ते नहीं, अगर पढ़ते हो तो स्पेलिंग खट से आ जाए, पढ़ते हैं ही नहीं, दिक्कत तो ये है सबसे बड़ी। अच्छा, एक और ट्रेंडिंग प्रश्न इंटरव्यू का जो रहा है 2020 का, वो ये बात मैं आपको 2022 में बैठ के बता रहा हूँ, इसलिए कि 2020 के प्रश्न मेरे सामने अभी रिसेंटली उत्कर्ष एकेडमी कानपुर से मेरी जो संस्था है वहाँ से अभी छोटे भाई ने भेजे, और डॉक्टर प्रदीप दीक्षित ने, उन्होंने कहा कि इन पर आप चर्चा कर देना अपने बैचेज में जब जिसमें करना चाहें। तो आपका ये बैच पहला बैच है, P1 बैच, किसी भी बैच में ये चर्चा नहीं हुई है। सभी बच्चे जानते हैं, बहुत सारे लोग प्लैटिनम के भी इसमें हैं, गोल्ड के भी इसमें हैं, एक्सेल के भी हैं, फाउंडेशन के भी हैं, सभी तरह के लोग इसमें हैं। इसके लोग किसी में ना हो भले ही, लेकिन उन सब के बैच के लोग P1 P2 में हैं। तो सबको पता है कि ये इंटरव्यू के लेटेस्ट प्रश्न किसी भी बैच में डिस्कस नहीं हुए हैं।
रनिंग बैच तो यही है ना, इसमें तो लेटेस्ट चलता रहेगा, लाइफ टाइम है, रोज़ वीडियो बनाएंगे, महीने भर के इकट्ठे डालते रहेंगे। तो जो लेटेस्ट ट्रेंडिंग है, एक जो लास्ट प्रश्न मैं इसमें बताऊंगा, वो ये है कि आपको यदि एक प्रोजेक्ट बनाने को कहा जाए, जैसे कि मिलेनियम 2020 बना था, तो अगर आपको एक प्रोजेक्ट बनाने को कहा जाए 2030 के लिए, तो आप उनमें किन बिंदुओं का ध्यान रखेंगे? तो आपको इसमें सामाजिक विकास पर फोकस करना है। सामाजिक विकास पर जितना आप बोल सकें बोलिए। आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, 2 चीज़ें भारत के संविधान के उद्देशिका में है। इस बात का ध्यान रखते हुए इन विषयों को आप टच करेंगे। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही।